अभी इस पूरे चैप्टर को एक बार हम लोग समराइज़ कर देते हैं, ये इस अभी तक जितना कुछ भी पढ़े हैं सबसे पहले तो आता है अपना लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? तो लाइफ स्पैन होता है फ्रॉम इट इज़ अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी कितनी होती है वो आपको वो मिल जाएगा। लाइफ स्पैन का बॉडी के साइज़ से कोई सा भी कोरिलेशन नहीं होता है। बॉडी का साइज़ छोटा या बड़ा हो या मतलब कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे कि दो एग्जांपल वहाँ पर दिए हुए थे, मैंगो और बनियान ट्री, पीपल ट्री का। तो मैंगो की लाइफ साइकिल जो होती है वो काफ़ी कम होती है, 100 140 150 200 के अराउंड में होती है, और 200 से 250 साल जो होती है वो बनियान ट्री की होती है। बनियान ट्री या पीपल का ट्री बनियान ट्री के अंदर में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, पैरट वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पैरट की लाइफ जो होती है वो 140 साल की होती है, और सॉरी कौवे की जो लाइफ साइकिल होती है, जो क्रो की लाइफ स्पैन जो होती है वो होती है 25 साल, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन हमने पढ़ा। सबसे छोटी लाइफ स्पैन किसकी होती है? मे फ्लाई, 1 दिन की होती है। सबसे बड़ी किसकी होती है? सेक्वा ट्री, 3000 से 4000 साल के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद राइस प्लांट 3 से 4 महीने, व्हीट प्लांट 6 महीने। इसके बाद था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब रिप्रोडक्शन जो है वो क्या कुछ काम करता है, क्यों रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी होता है? तो सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन होना क्यों ज़रूरी है वो ये कि ये अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखने का काम करता है। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जेनेटिक वेरिएशन बनाता है, मतलब वैरायटी लाता है, और किसी भी स्पीसीज़ की एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो 3 ये बात हो जाती है। पहला, लाइफ को मेंटेन करके रखता है, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, स्पीसीज़ की एग्जिस्टेंस को बना के रखने का काम करता है। और तीसरी चीज़ ये कि वही कौन सा, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा आसानी से अडाप्ट कर पाते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड करेगा कि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है? तो सबसे पहली चीज़ आती है हैबिटेट, वो कहाँ पे रहता है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि वो कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, वो उस कंडीशन उसके लिए एडवर्स है कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, किस तरीके की है, ठीक है। उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी जो है, हाँ, वो मतलब डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो होगा वो 2 तरीके का होगा। आपसे बात करी थी हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके की गैमेट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो सकता है, यूजुअली नहीं होता है लेकिन हो सकता है, और फ्यूज़न नहीं होता है, गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। एनसीईआरटी के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है, ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर्मेशन हो सकता है, फ्यूज़न हो सकता है। सेक्सुअल के अंदर में फ्यूज़न भी होगा, फॉर्मेशन भी होगा, लेकिन एसेक्सुअल के अंदर में फॉर्मेशन होगा लेकिन फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल पेरेंटल होते हैं, मतलब एक ही पेरेंट से पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है। माइटोसिस होता है उनके अंदर में, मियोसिस कहीं भी नहीं होता है दूर दूर तक उनके जीवन में। और साथ ही अगर हम लोग बात कर लें तो सिर्फ मतलब माइटोटिक डिवीजन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, फ्यूजन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, और जब ऑफस्प्रिंग सारे के सारे एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक दूसरे के क्लोन्स कहे जाएंगे, और क्लोन्स के हर एक मेंबर को रैमेट कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर माना जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। और जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर में ज़्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाता है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा करके कोई क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, ठीक है ना। कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, भले ही वो कॉम्प्लेक्स है फिर भी। रीज़न बताइए? तो रीज़न यही हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है
उसके अंदर में जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के अंदर बेटर तरीके से अडेप्ट हो पाते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर में, वो कौन कौन से टाइप का हो सकता है? तो सबसे पहले आता है फिजन। फिजन जो होगा वो दो तरीके का होगा। फिजन का मतलब होता है दो पार्ट में टूटना। फिजन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो होगा वो क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि दो टुकड़ों में टूट जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। और एग्जांपल में आता है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो सब इसके अंदर में आते हैं। जो बाइनरी फिजन होगा वो भी अलग अलग तरीके का होता है। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर में देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो डायटम्स और पैरामीशियम के अंदर में, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है वो यूग्लिना के अंदर में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा फिजन के अंदर में दूसरा आता है मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन जो होता है वो होता है मतलब एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, मल्टीपल सेल्स के अंदर में डिवाइड हो जाते हैं। और ये हमको देखने को मिलता है एडवर्स कंडीशन में अमीबा के अंदर में और साथ ही प्लाज्मोडियम के अंदर में। होता क्या है कि जब एडवर्स कंडीशन आती है तो अमीबा क्या करता है, अपना सोडियोपोडिया निकालता है और उसके थ्रू एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है जो कि उसके चारों तरफ में 3 लेयर हार्ड कोट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। और इस सिस्ट का फॉर्मेशन करना बोला जाता है इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। अब इंसिस्टेशन जब एक बार हो जाता है, एडवर्स कंडीशन आ जाती है, तो उसके बाद वो सेल जो है अमीबा जो है अंदर में काफ़ी तेज़ी से रैपिडली जल्दी डिवाइड करना शुरू कर देता है। और जब बार बार वो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, मल्टीपल टाइम्स बाइनरी फिजन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आती है, सिस्ट ब्रेक होता है और अंदर से बहुत सारे अमीबा के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बाहर निकल आते हैं, और जिसको हम लोग बोला जाता है स्पोरुलेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर में क्या बोलते हैं, बडिंग दूसरा आता है यहाँ पर, बडिंग, ठीक है। पहला था फिजन और दूसरा है बडिंग। बडिंग आपको बताया था, बड का मतलब क्या होता है, मतलब एक आउटग्रोथ होना है। जैसे कोई सा भी एक क्या है अपना, एक एग्जांपल आता है यूनिसेलुलर बडिंग का, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर में क्या होता है कि एक ईस्ट है और उसके अंदर में से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है, और वो जो आउटग्रोथ होगा उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो आउटग्रोथ निकलेगी फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, कट के अलग हो जाता है, और जिसकी वजह से दो अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और दो अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो जिसकी वजह से वहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ये एक मल्टीसेलुलर जो होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर में भी देखने को मिलता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कहाँ पर देखने को मिलेगा हमको, तो ये हमको देखने को मिलता है हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा एक सिलेंडरेटा का मेंबर है, तो हाइड्रा के अंदर में ये हमको देखने को मिलेगा। और हाइड्रा के अंदर में किस तरीके से देखने को मिलता है, वहाँ पर भी क्या होगा कि हाइड्रा की जो एक मेन पेरेंट बॉडी होगी उसके अंदर से एक छोटा सा ऐसा छोटा नन्हा बेबी बर्ड निकलेगा, और बस वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और फिर अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर अलग हो जाएगा, एक नया अपनी लाइफ जीना शुरू कर देगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। बर्ड का मतलब ना ऐसा समझ लो, फोड़ा फोड़ा होता है, तो एक ऐसा क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट, ठीक है। ये एक छोटा सा ईस्ट है और इसका निकल गया एक फोड़ा, और फोड़ा फिर क्या हुआ, ऐसा कट गया, बस काम खत्म। ये हो गया अपना जगत जननी, कौन, मतलब पेरेंट सेल, और ये बेबी, छोटा बच्चा, डॉटर सेल। एक क्वेश्चन पूछे थे पिछली वीडियो के अंदर में आपको कि एक सेल है, ठीक है, डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन कर रहा है क्या। यहाँ पर जब बाइनरी फिजन होता है, एक अमीबा था वो भी डिवाइड करके दो सेल के अंदर में टूटा। बहुत सारे बच्चों ने जवाब अच्छा दिया था, ठीक है। और उन जैसे अगर हम बच्चों के नाम अगर देख सकें, एक मिनट, तो वो नाम भी देख लेते हैं अभी। तो कुछ बच्चों ने जो आंसर है वो सही दिया था, ठीक है, कि बडिंग में और बाइनरी फिजन में जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो बडिंग में और बाइनरी फिजन में पहले डिफरेंस बता देते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। बडिंग जो है वैसे तो हमको देखने में लग रहा है कि ये एक सेल था, एक सेल से दो सेल बन गए, पेरेंट सेल हो गए। बड जो होता है ना वो अनइक्वल डिवीजन होता है, पहली बात बताए हुए थे। दूसरी चीज़ यहाँ पर वो ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड करके कितने सेल में बदल रहा है, दो सेल में। ऊपर वाला है बडिंग और नीचे वाला है बाइनरी फिजन। क्या है ये, बाइनरी फिजन। तो एक सेल से यहाँ पर भी दो सेल बन रहा है, एक सेल से यहाँ पर भी दो सेल बन रहा है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल था भाई साहब, ठीक है। अब
इस पेरेंट सेल के अंदर में जब ये डिवाइड होगा, जब एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा और जब बर्ड अलग होगा, तो सिर्फ ये सेल जो है इसकी आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। ये नया सेल है, ये नहीं है, ये पुराना पेरेंट सेल ही है, मतलब पेरेंट सेल की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, सिर्फ एक नया सेल जो बनेगा सिर्फ ये नई आइडेंटिटी लेकर पैदा होता है, ठीक है। क्योंकि बाइनरी फिजन के अंदर में क्या होगा कि एक सेल था, क्या बोलेंगे इसे, ये पेरेंट सेल था, और यहाँ पर पेरेंट सेल की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दोनों की अपनी अलग आइडेंटिटी है, इन दोनों में से पेरेंट कोई सा भी नहीं है, मतलब पेरेंट बॉडी की आइडेंटिटी, पेरेंट सेल की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोगों ने आंसर जो है वो सही गेस किया था, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। और उनमें से ही कुछ लोग थे जैसे कि, हाँ एक और डिफरेंस, एक हैं शिप्रा गुप्ता, इन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखा था कि एक डिफरेंस ये हो जाता है कि जो बाइनरी फिजन है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर में होता है। क्योंकि बाइनरी फिजन हम लोग जानते हैं, बाइनरी फिजन के एग्जांपल में आता है, मतलब कौन कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं और प्रोटोजोआन्स करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स, और प्रोटोजोआन्स जैसे कि अमीबा हो गया वो यूकैरियोटिक का मेंबर है, यूकैरियोट्स का मेंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी फिजन है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर में हो सकता है, जबकि बडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में कभी भी बडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने आंसर सही गेस करा था। अगर हम देखें तो उसके अंदर में है जो ख्याति खुशी, इन्होंने सही आंसर दिया था। प्रिया पांडे, इन्होंने सही आंसर दिया था। और एक हैं इन्वेंशन वर्ल्ड, पता नहीं कहाँ से हैं, और इन्होंने बाइनरी फिजन की ही स्पेलिंग गलत लिखी है, पता नहीं, भगवान जाने। और एक हैं मधुरेश कुमार, इन्होंने पूछा है कि सर नेचुरल प्रोपगेशन के एग्जाम्पल याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। बिल्कुल है, आप जितने भी नेचुरल प्रोपगेशन के एग्जाम्पल याद करना चाहते हैं आप उनके एग्जाम्पल को एक बार देखिए, और देखते हुए 4 बार कम से कम अपनी कॉपी पे लिख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका जो भी क्वेश्चन। हाँ एक चीज़ और, आपके जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, शायद मैंने पहले बता दिया कि जो कोई भी क्वेश्चन होते हैं आपके बायोलॉजी से रिलेटेड, जो भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख सकते हैं। पता नहीं मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे बडिंग की, ठीक है। अब ये जो बडिंग है वो 2 तरीके का होगा। कौन कौन सा, एक है, हाँ सॉरी, बडिंग के बारे में बात कर ली हमने। हाँ 2 तरीके का बडिंग होगा, एक था अपना एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग यही इस तरीके का जहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ईस्ट के अंदर में, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा के अंदर में देखने को मिलता है। और एक्सटर्नल बडिंग बॉडी के बाहर में बन रहा होता है, और इंटरनल बडिंग जिसको हम लोग जेम्यूल बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल बड को ही जेम्यूल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जेम्यूल है क्या, जेम्यूल कहते किसे हैं। तो जेम्यूल दरअसल वो क्या है कि इंटरनल बड जो बन रहा है, ये जो बन रहा है बाहर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड कह रहे हैं, है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, बड। और जो बॉडी के अंदर में जो बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। जो बॉडी के अंदर में बड का फॉर्मेशन होता है उसको जेम्यूल बोला जाता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी 1 मिनट के लिए अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के अंदर में एक एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में आपको ये पहले तो डायग्राम देखने को मिल जाएगा जेम्यूल का, जो कि आपके बना हुआ है पेज नंबर 6 पे, जो डी वाला डायग्राम है, फिगर 1.3 का डी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। जेम्यूल अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स बने हुए हैं, तो वो आप देख लेना। हाँ एक चीज़ और, एनसीईआरटी पेज नंबर 5, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 5, उसके अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके ठीक ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ऊपर से मतलब पेज नंबर 5 पे ऊपर से जो सेकंड पैराग्राफ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जस्ट ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर आप पढ़िएगा नीचे से 5वीं लाइन, नीचे से 5वीं लाइन के अंदर में आपको मिल जाएगा, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, बता चुके हैं।
विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले जिन लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी उस एनसीईआरटी के अंदर में यहाँ पर करेक्शन है, वहाँ पर लिखा हुआ होगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ऐसा लिखा हुआ है। तो सिर्फ विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है। लेकिन नई एनसीईआरटी के अंदर में इसको सुधार दिया गया है, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, लिखा हुआ है विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। ठीक है, तो ये करेक्ट कर दिया गया है नई वाली एनसीईआरटी में। अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। विथ और विदाउट मतलब दोनों तरीके का सेल डिवीजन वहाँ पर हो सकता है। इसी तरीके से जितने भी एनसीईआरटी के अंदर में आपके करेक्शन जितना कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं कराता चलूँगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं स्पोरुलेशन के। स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, चारों तरफ से एक हार्ड कोटिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं और ये जहाँ कहीं भी जाते हैं जर्मिनेट होते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और जो रिलीज़ होता है स्पोर का जो रिलीज़ होता है अपने पेरेंट बॉडी से उसको स्पोरुलेशन बोला जाता है, पहले बता चुके हैं। ठीक है, और दो तरीके का होगा, मतलब मेनली दो तरीके का हम लोग इस बेसिस पर हम लोग लेकर बात कर रहे थे, जू स्पोर और कोनिडियो स्पोर, कि मतलब एक इंटरनल स्पोर है और इंडोजिनस ऑरिजिन में है और एक एक्सोजिनस ऑरिजिन में है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे दो तरीके का स्पोर होगा, जू स्पोर और कोनिडियो स्पोर। जू स्पोर को जू स्पोर इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो मोटाइल होते हैं, और कोनिडियो स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। जू स्पोर के पास फ्लैजेला होता है, कोनिडियो स्पोर के पास नहीं होता है। फ्लैजेला जो होगा वो 1 या 2 भी हो सकता है, और कोनिडियो स्पोर के पास फ्लैजेला होता ही नहीं है। जू स्पोर मोटाइल होते हैं, इसी वजह से उनको जू स्पोर बोलते हैं, और इस फ्लैजेला होता है, और फ्लैजेला होने की वजह से ही वो क्या करते हैं कि वाटर में स्विम भी कर सकते हैं, जबकि कोनिडिया के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जू स्पोर जो होते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं, एंडोजिनस ऑरिजिन में होते हैं, जबकि कोनिडियो स्पोर जो होता है वो बॉडी के बाहर बनता है, एक्सोजिनस ऑरिजिन में होता है। और कहाँ पर बनता है, कोनिडियो 4 के ऊपर हाइफी होता है, ये फंगस है, और फंगस की जो बॉडी होती है उसको हम लोग हाइफी कहते हैं। यहाँ से एक आउटग्रोथ निकला हुआ होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोनिडियो 4, और उस कोनिडियो 4 के ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे से जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम लोग कोनिडियो स्पोर बोला करते हैं। कोनिडियो स्पोर के अंदर में 2 एग्जांपल आता था, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, और जू स्पोर के एग्जांपल में बहुत सारे प्लांट, मतलब जो सिंपल प्लांट, सिंपल जो एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइटा के जो मेंबर होते हैं, एल्बोगोयुलोथ्रिक्स और क्लामाइडोमोनास, और बहुत सारे फंगस के अंदर में भी इस तरीके का जू स्पोर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है चौथा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के अंदर में जो कोई भी एक बॉडी पार्ट होगी और वो बॉडी जो है वो गिर के 2 अलग अलग पार्ट के अंदर में टूट जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। जब भी फ्रैगमेंटेशन होगा तो दोनों ही या जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। पहले भी आपको बता रखा है कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो मेन रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसको रिप्रोडक्शन करना होगा फ्रैगमेंटेशन से, तो वो फ्रैगमेंटेशन का वेट करेंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। नहीं, फ्रैगमेंटेशन एक असिस्टिव फीचर है। एक अलग से बात होती है कि हाँ ठीक है, अगर गिर गया टूट गया तो भी वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो जब भी उनको रिप्रोडक्शन करना होगा वो टूटेंगे, कटेंगे, फटेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसको कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो था वो जिस स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मतलब प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करना वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। और जिस स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल जो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर में बहुत सारे अलग अलग प्लांट पार्ट से बन सकते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, जैसे लीफ से हो सकता है। लीफ से बेगोनिया जो प्लांट होता है उसके अंदर में होता है, ब्रायोफिलम के अंदर में होता है, और कैलेंचो, KALANCHOE, इसको कैलेनकोई पढ़ते हैं। कैलेंचो अच्छा लगता है बोलने, कैलेनकोई। ठीक है, और लीफ के द्वारा ये 3 प्लांट है, बेगोनिया, ब्रायोफिलम, कैलेनकोई। ठीक है, उसके बाद आता है बल्बिल्स, और बल्बिल के अंदर में एग्जाम्पल आता है अगेव, ऑक्सैलिस और एलियम सटाइवम और लिली। ठीक है, तो अगेव, ऑक्सैलिस, लिली एंड एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम कौन सा प्लांट होता है बताना ये भी, ठीक है ना? कुछ और भी क्वेश्चन पूछे थे, पता नहीं, बताइएगा एलियम सटाइवम कौन सा प्लांट है। चलिए उसके बाद बात करते हैं
रूट के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, और वो रूट के अंदर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने वाले के एग्जांपल में आता है डहलिया, स्वीट पोटैटो, गुआवा, टिनोस्पोरा एंड डेलबर्जिया। और उसके बाद आता है स्टेम के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर में आता है राइजोम से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, बनाना, लोटस। कॉर्न के द्वारा जो करते हैं उसको कहते हैं कोलोकेसिया, कचालू, पेक्ची। बल्ब टाइप का हमको स्टेम देखने को मिलता है अनियन में और गार्लिक में, ठीक है। और लिली के अंदर में ट्यूबर टाइप का जो स्टेम होता है वो हमको देखने को मिलता है पोटैटो के अंदर में। उसके बाद आता है सकर टाइप का स्टेम जो है वो हमको मिंट में और क्राइसेंथेमम में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अपना रनर आता है हमको ऑक्सैलिस में देखने को मिलता है, सेंटेला और साइनोडॉन, ग्रास होता है एक तरीके का। और ऑफसेट के अंदर में दो एग्जाम्पल थे, पिसिया वाटर लेटस जिसको कहते हैं, और आइकॉर्निया जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का खौफ, टेरर खौफ बंगाल का, ठीक है। तो ये हो जाता है, और क्यों होता है वो आपको डिटेल में बता रखे हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो 3 तरीके का होता है मेनली, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग बोलते हैं जहाँ पर सिंपल एक प्लांट का एक पार्ट होगा, उसको काटेंगे और काट के लगा देंगे। कौन से प्लांट के अंदर में होता है? रोज़ देखे ना, रोज़ गुलाब के अंदर में हमने देखते ऐसा काटते हैं स्टेम को और काट के ऐसे लगा देते हैं डंडी, गुलाब उग जाता है। तो किस वजह से हो पाता है वो कटिंग बोलते हैं। मोस्टली रेनी सीजन के अंदर में किया जाता है, ठीक है ना। और लीफ कटिंग के द्वारा जो किया जाएगा उसको हम मतलब ब्रायोफिलम के अंदर में लीफ कटिंग के द्वारा कर सकते हैं। रूट कटिंग टैमरिंड, और स्टेम कटिंग के अंदर में आता है शुगर केन, ग्रेप्स और रोज़। शुगर केन भी वैसे ही लगा दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टेम होता है और स्टेम के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और हर एक शुगर केन का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम लोग ज़मीन के अंदर में लगा देते हैं। लेकिन हर एक टुकड़े में याद रखना नोड जरूर होना चाहिए। वो जो बीच में वो गांठ होती है ना, उसको नोड कहते हैं। वहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा, जो कुछ भी रूट, स्टेम, लीफ, जो कुछ भी निकलता है वो नोड से निकलता है प्लांट के अंदर में। तो हम लोग जब भी शुगर केन के टुकड़े करते हैं तो हर एक टुकड़े में एक नोड होना चाहिए, उसी को ज़मीन के अंदर में लगा दिया जाता है और वहाँ से नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग का मतलब होता है चिपकाना। ये मोस्टली स्प्रिंग सीजन के अंदर में किया जाता है, मोस्टली डाइकोट प्लांट्स के अंदर में किया जाता है। क्लोजली रिलेटेड डाइकोट प्लांट्स के अंदर में ऐसा किया जाता है, और ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि डाइकोट प्लांट के अंदर में वैस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलता है। मोनोकॉट में चूंकि वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, इसी वजह से मोनोकॉट के अंदर में ग्राफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी 2 प्लांट पार्ट होंगे, जो नीचे वाला जो जिसके अंदर में रूट लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर से चिपकाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सियॉन। और फिर दोनों को बांध दिया जाता है और एक प्लांट की तरह वो दोनों बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। और ग्राफ्टिंग जो है वो मोनोकॉट में क्यों नहीं पॉसिबल है वो बता चुके कि कैम्बियम नहीं होता है। कौन कौन से प्लांट के अंदर में किया जा सकता है? मैंगो, ऑरेंज, रोज़, ठीक है, गुआवा, एप्पल, पियर एटसेट्रा। और उसके बाद आता है लेयरिंग के अंदर में अगर हम लोग देखें तो रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस। बता चुके हैं कि किसी भी स्टेम के एक ब्रांच के ऊपर में रूट को इंड्यूस कराना हम लोग लेयरिंग बोलते हैं। और लेयरिंग जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और एक होता है एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग बोला जाता है जहाँ पर हम लोग स्टेम को ऐसे झुका के और प्लांट ऐसा ज़मीन में उसको गाड़ देते हैं और ऐसा कट लगा देते हैं और उसके अंदर में से ऐसा रूट निकल जाता है मतलब। और जब रूट निकल जाता है तो एक नया प्लांट बन जाता है। डायग्राम बनाए हुए थे पिछले वाला वीडियो में, देख लेना। और वहाँ से कट करेंगे, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और वो किस में किया जाता है? हर्बेशियस प्लांट के अंदर में किया जाता है, जो ग्राउंड लेयरिंग करी जाती है, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर में जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में किया जाएगा। और जबकि एयर लेयरिंग किया जाता है डाइकॉट प्लांट में या श्रब्स में और ट्रीज़ वगैरह में ऐसा किया जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उनके जो होते हैं ब्रांचेस वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं, वो कितना पुल कर ले वो नीचे नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हवा में ही उसके डंडी जो होती है उसको यहाँ पर हल्का सा काट लेते हैं, काट के उसमें गोबर लिप देते हैं ऊपर से, और फिर उसके बाद पत्ती वत्ती लगा के और कपड़े से बांध देते हैं, और उसके बाद पानी वानी उस पर डालते रहते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर में रूट बन जाता है। जब रूट बन जाता है उस प्लांट की उस टहनी को काट के और ज़मीन में लगा दिया करते हैं। तो एक प्लांट वैसे का वैसा रह गया, एक नया प्लांट बन गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे? लेयरिंग। किस किस के अंदर में देखने को मिलता है? लीची, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा। और उसके बाद आता है माइक्रो प्रोपगेशन, जो कि पूरे वीडियो के अंदर में बगर कर चुके हैं, ठीक है। बस चैप्टर खत्म नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक 1.1 खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है? एनसीईआरटी। हाँ, एक और बात, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसके लिए भी एक वीडियो जो है वो जल्दी आ रहा है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वो आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए भी एक वीडियो आ गया है या आ रहा होगा, पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा उसके हिसाब से।
और क्या कहना था, जो भी है, हाँ क्वेश्चन जो कुछ भी होगा फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन जो कोई भी अगर डाउट वगैरह है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक 1.1 ख़त्म हो गया है। आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे, उसमें का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। अरे मतलब 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन कर लेना, समझ गए, बन जाएगा सारा। और उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग करेंगे कभी और, मतलब कभी और का मतलब अगली वीडियो में, ठीक है। बस बाकी कोई दुख तकलीफ होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक का भी बटन यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। कमेंट में जो लिखना होगा लिख देना, शेयर करना होगा, आपकी मर्जी है। चलिए, धन्यवाद।